आज बात एक ऐसे विजनरी की जिन्होंने धर से धुरंधर तक का सफर तय किया। बहुत धोखे खाए, बहुत स्ट्रगल किया, बस हार मानने ही वाले थे कि तब माँ ने कहा। एंड मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आपको शायद भगवान इसलिए टेस्ट कर रहा है, कहीं ना तो कहीं वो जब आपको देगा तो ऐसा देगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। माँ का कहना सच हुआ। पहली ही फिल्म उरी में मिला बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड और धुरंधर ने तो हिस्ट्री ही बना दी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और शुरू करते हैं आदित्य धर की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। नाम आदित्य धर, बर्थडे 12 मार्च 1983। फैमिली बड़े भाई और बिजनेस पार्टनर लोकेश धर, पत्नी और एक्ट्रेस यमी गौतम और बेटा वेदाविद। नेटवर्थ एस्टिमेटेड ओवर 100 crores with B62 Studios massive growth. इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्हें सीवियर डिसलेक्सिया है। जी हाँ, वही तारे जमीन पर के ईशान अवस्थी वाला। और उनका प्रोडक्शन हाउस B62 एक्चुअली उनके बचपन के घर का एड्रेस है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कहानी शुरू होती है 12 मार्च 1983 को दिल्ली में। आदित्य एक मिडिल क्लास कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुए। घर का माहौल बहुत ही एकेडमिक और आर्टिस्टिक था। उनकी मदर डॉक्टर सुनीता धर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की डीन रही हैं। उनके बड़े भाई लोकेश धर आज उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है और बिजनेस पार्टनर भी। उन्होंने यूटीवी मोशन पिक्चर्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में टॉप एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया है। आज आदित्य और लोकेश धर अपने बैनर B62 स्टूडियोज के जरिए रेवोल्यूशनरी कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फिर बारामूला। ये जो उनका प्रोडक्शन हाउस है ना B62, क्या आपने कभी सोचा है कि ये नाम B62 आया कैसे? इसके पीछे ही कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये आदित्य और लोकेश के बचपन के घर का एड्रेस है B62। The house where we were born, the house where my parents got married, it was in a locality in South Delhi, and the address was B62. Because our base was that house for the exposure towards cinema, there couldn't have been a better name for a company because that's where everything started. हम सब बस अपने एड्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ही देते रह गए और इन लोगों ने स्टूडियो खड़ा कर दिया। लेकिन दोनों भाइयों का बचपन बहुत ही मिडिल क्लास था और आदित्य के लिए तो बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें सीवियर डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से उन्हें 2 या 3 पेज पढ़ने में भी पूरा दिन लग जाता था। इसलिए उनका इंक्लिनेशन आर्ट्स और थिएटर की तरफ हो गया। सीवियरली डिसलेक्सिक था, मैं पढ़ नहीं सकता था। इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है। मैं पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बट हमेशा ड्रामेटिक्स में इन्वॉल्व था बिकॉज मेरी मदर जो है वो डीन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेमस हिंदू कॉलेज गए। उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन पूरी की और कॉलेज के वक्त वो ड्रामेटिक्स और थिएटर भी करते रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कॉलेज लेवल पर क्रिकेट भी खेला है एज अ स्पिनर, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी ली थी और फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो एज अ रेडियो जॉकी और थिएटर आर्टिस्ट भी काम किया करते थे। खैर, दिल्ली में कुछ इधर उधर छोटी मोटी जॉब्स और थिएटर में काम करने के बाद 2006 में आदित्य मुंबई चले गए। मैं आया हूँ बॉम्बे 5 सितंबर 2006 को, सो इट्स बिन अबाउट 13, 14, 15 ईयर्स की जर्नी है। तब उनकी जेब खाली थी लेकिन सपने बड़े। एक आउटसाइडर के लिए ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के दरवाजे आसान नहीं होते खुलना। अगले 12-13 साल तक वो एक इनविजिबल राइटर बनकर रहे। काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्म्स में लिरिक्स लिखे गानों के एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया प्रियदर्शन के साथ तेज और आक्रोश में, और कुछ फिल्म्स के लिए तो डायलॉग्स भी लिखे। मैंने स्टार्ट एज असिस्टेंट ही किया था। लिरिक राइटिंग मुझे करनी पड़ी बिकॉज एज असिस्टेंट जिस टाइम पे हमने शुरू किया था उस टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। हालांकि मैं खुद समझ गया था कुछ ही सालों में कि आई एम नॉट अ वेरी गुड लिरिक राइटर। आई फाउंड माई सेल्फ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। पर असली दर्द तब हुआ जब उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स चोरी हो गई। आदित्य ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि उनकी ऐसी स्क्रिप्ट्स जिन्हें उन्होंने अपने खून पसीने से लिखा था, उन्हें चुरा लिया गया और लोगों ने उस पर 100-200 करोड़ की फिल्में बना ली। मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100-100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। उन्हें ना क्रेडिट मिला ना पैसा,
वो इतने टूट चुके थे कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन तब प्रियदर्शन और विशाल भारद्वाज जैसे एक्सपीरियंस डायरेक्टर ने उन्हें बोला, अभी हिम्मत मत हारो, तुझ में बात है, तुझे मौका ज़रूर मिलेगा। माँ और भाई का सपोर्ट भी था। 2013 में फिर 2016 में उनकी फिल्म्स बनते बनते रह गई। मौका मिला 2019 में जब उन्होंने उरी बनाई। आज लोग आदित्य को नेशनलिस्टिक फिल्म से जोड़कर देखते हैं, पर उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू रात बाकी एक बिल्कुल अलग जॉनरा का था। ये एक ऐसे रोमांटिक एक्शन कॉमेडी की कहानी थी जिसमें फवाद खान और कैटरीना कैफ लीड रोल्स में थे। 2016 में मैं रात बाकी कर रहा था फवाद और कैटरीना के साथ। इसका प्लॉट एक ऐसी रात पर बेस था जहां एक मिसमैच्ड कपल को गलती से गुंडे चेस करने लग जाते हैं। आदित्य ने फवाद को कास्ट तो किया था क्योंकि उस वक्त वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, पर डेस्टिनी ने रास्ता बदल दिया। उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स बैन हो गए इंडिया में, फिल्म बंद हो गई। दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद इसी स्टोरी को आदित्य ने 2024 में रीवर्क करके धूमधाम के नाम से प्रोड्यूस किया। याद आया यमी गौतम की मूवी? अभी भी नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं। जब रात बाकी बंद हुई तो आदित्य टूटे नहीं। जब पूरा देश उरी अटैक्स के बाद गुस्से में था, आदित्य ने उस जोश को स्क्रिप्ट में उतारा। उन्होंने सिर्फ 12 दिन में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक लिख डाली। वही नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो आज उनकी पहचान है, इसी ट्रेजेडी और रेजिलियंस से पैदा हुआ। रिजल्ट, उन्हें अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला। उनका उरी तक पहुंचने का संघर्ष और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको जाननी है वो पूरी कहानी तो कमेंट्स में बताओ, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी ना सेपरेट वीडियो। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। उरी की सफलता के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर B62 स्टूडियोज खोला। आर्टिकल 370, बारामूला, धूमधाम जैसी फिल्म्स प्रोड्यूस की। आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट था द इमॉर्टल अश्वत्थामा, स्टारिंग विकी कौशल। बजट, VFX इशू, कोविड-19, इसकी वजह से फिल्म डिले हुई और उसके बाद शेल्फ हो गई। लेकिन उसके बाद भी आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस सारी एनर्जी को एक नए कॉन्सेप्ट पर लगाया। वो कहते हैं ना, when one door closes, another opens। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी एस्पेनाज थ्रिलर बनाएंगे जो ग्लोबल लेवल की हो, लेकिन जिसके प्रोडक्शन पर उनका पूरा कंट्रोल हो। और यही एक प्राइमरी वजह थी कि उन्होंने अपने बड़े भाई लोकेश धर के साथ मिलकर B62 स्टूडियोज को ग्रो किया। उन्होंने आर्टिकल 370 जैसी हिट फिल्म्स प्रोड्यूस करके ये प्रूफ कर दिया कि उनके पास सिर्फ बड़े सपने ही नहीं बल्कि बिजनेस सेंस भी है। इससे मार्केट में उनका भरोसा यानी कि क्रेडिबिलिटी और बढ़ गया, और अब वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। उन्होंने धुरंधर अपने बैनर के अंडर प्रोड्यूस की, और अब धुरंधर की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अश्वत्थामा प्रोजेक्ट अब फिर से ट्रैक पर आ सकता है और आदित्य इसे एक फ्यूचरिस्टिक मिथोलॉजिकल स्पेक्टिकल के तौर पर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस धुरंधर का सारा कंट्रोल अब आदित्य के पास था, उन्होंने अपना पैसा VFX से ज्यादा रियल एक्शन और स्केल पर लगा दिया, जिससे फिल्म को रॉ और ऑथेंटिक टच मिला। ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई, ये तो हम सभी जानते हैं। 3000 करोड़ प्लस की कमाई की है उन्होंने, और ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें डायरेक्टर का लास्ट नेम छिपा है, धुरंधर। खैर, ये तो मानना पड़ेगा कि 2025-2026 में आदित्य धर ने बॉक्स ऑफिस का पूरा ज्योग्राफी ही बदल दिया। रणवीर सिंह के हमजा कैरेक्टर और अक्षय खन्ना के एंटैगनिस्ट रोल ने आग लगा दी। आदित्य ने दिखा दिया कि उनका विजन सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पर हॉलीवुड फिल्म्स को टक्कर देने का है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्यों एक स्मॉल टाइम टीवी एक्टर जिसका प्राइमरी जॉनरा कॉमेडी था, उसे इतना बड़ा रोल मिल गया। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा। मैं बात कर रही हूँ गौरव गेरा की। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बात है अर्ली 90s की। दिल्ली के दिल्ली म्यूजिक थिएटर में एक प्ले हो रहा था, वेस्ट साइड स्टोरी। गौरव गेरा उस वक्त वहां के एस्टैब्लिश परफॉर्मर थे। तब वहां एक नया लड़का आया जिसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल की रही होगी। वो लड़का था आदित्य धर। आदित्य ने गौरव को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा और वहीं से उनके बीच एक कनेक्शन बन गया। आदित्य के लिए गौरव सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने उन्हें स्टोरी टेलिंग की दुनिया दिखाई। अब आपको लग रहा होगा कि क्या तब की दोस्ती अब काम आई? अकॉर्डिंग टू गौरव गेरा, उनको ये रोल बहुत इंटेंस ऑडिशन के बाद मिला है।
आदित्य से अपनी दोस्ती की वजह से नहीं। लेकिन जब आदित्य ने गौरव गिरा का ऑडिशन देखा तो उन्हें आलम के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया इमीडिएटली। पता है क्यों? दोस्ती की वजह से नहीं, इसके पीछे आदित्य की एक बहुत ही स्ट्रेंज सी आदत है। उनको एंटाई कास्टिंग करना बहुत पसंद है, यानी जिस रोल में लोग किसी एक्टर को एक्सपेक्ट नहीं करते वहां वो एकदम ऑपोजिट एक्टर को कास्ट कर लेते हैं। Let's cast actors who audience cannot imagine in these roles. So we really enjoy anti-casting. और राकेश बेदी का किस्सा तो सबको पता ही है। उरी के एक छोटे से रोल से उन्हें धुरंधर का ये बड़ा रोल मिल गया। He had casted me that very day when I finished shooting for Uri, which I didn't know. But he had promised me that day, Rakesh, something big will come in your way, in your lap, because you did this film for me, you did this favor for me by doing one scene. उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो आदित्य की यमी गौतम से उरी के सेट पर मुलाकात हुई। यमी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच में कुछ नहीं था। जब वो प्रमोशन करने गए आफ्टर द फिल्म, तब दोनों ने एक दूसरे के थॉट सुने। दोनों को लगा कि शायद हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, दोस्ती प्यार में बदली और कब वो शादी तक पहुंच गई उनको पता ही नहीं चला। इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ देम। और ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन जून 2021 में उन्होंने हिमाचल के अपने घर में एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी कर ली। 2024 में उनके बेटे वेदाविद का जन्म हुआ। आज आदित्य एक सक्सेसफुल डायरेक्टर ही नहीं, एक लविंग हस्बैंड और प्राउड फादर भी हैं। एक डिस्लेक्सिक बच्चा जो ठीक से पढ़ भी नहीं सकता था, आज वही पूरे देश को अपनी कहानियां सुना रहा है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि धर तभी धुरंधर बनता है जब वो हर सेटबैक्स को एक नए रिकॉर्ड में बदल देता है। आपको आदित्य धर की ये अनयूजुअल और अनटोल्ड स्टोरी कैसी लगी, और कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पता नहीं थी और इस वीडियो की वजह से पता चली है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन यानी कि नॉलेज में कुछ तो बढ़ोतरी की है। लाइक शेयर कीजिए और सरप्राइज़ कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। और अगर मैं अपने एनालिटिक्स को देखूं तो बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सरप्राइज नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सरप्राइज दिस चैनल। वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।